Okay, so today we are going to study another personality disorder, which is narcissistic personality disorder. So पहले इसके नाम से स्टार्ट करते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम कहाँ से पड़ा। सो एक ग्रीक पर्सन था, उसका नाम था नार्सिसस। सो नार्सिसस जो है उसने अपने ही रिफ्लेक्शन को पानी में देखा। ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। तो उसको खुद की शक्ल इतनी पसंद आई, ही फेल इन लव विद हिमसेल्फ। तो वहाँ से जो है ये नाम आया नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं, इसी से पता चल गया, दे आर ऑब्सेसिवली इन लव विद देमसेल्व्स। ठीक है, जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है आत्ममुग्धता। आत्ममुग्धता का मतलब है, आत्म मतलब खुद से, मुग्धता मतलब खुद से मुग्ध है, एकदम मेस्मराइज्ड है खुद से ही। तो ये सबसे की फैक्टर है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला। कभी जो है अपने अलावा किसी और पे सोच ही नहीं रहा होगा। उसका सेंटर ऑफ वर्ल्ड वैसे तो सभी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में खुद ही होता है, पर इसमें एडमिरेशन, अटेंशन, अचीवमेंट सब कुछ उसका जो है खुद के लिए होगा, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होगा, मैनिपुलेशन भी कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। तो ये फंडामेंटल एक ट्रेट है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। सो अब धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ भी एक्सेसिव सेल्फ लव दिखाई दे, एक्सेसिव सेल्फ लव होने में कोई बुराई नहीं है, इट इज गुड। हमारे जितने भी ट्रेट्स हैं, ह्यूमन ट्रेट्स, सभी एडेप्टिव हैं, लेकिन जब वो मैल एडेप्टिव बन जाए तब वो डिसऑर्डर होते हैं। तो इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, व्हाई विल यू प्रोग्रेस एंड व्हाई विल यू डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। तो सेल्फ लव में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना एक्सेसिव हो जाए कि अपने अलावा किसी कुछ को दिखाई ना दे, दैट इज ए प्रॉब्लम। सो जो सिगमंड फ्रॉयड है, उसने पहली एक कोहेरेंट थ्योरी दी थी नार्सिसिज्म में। कोहेरेंट मतलब जिसमें कि हाँ सारी चीज़ें मैच कर रही टाइप से। डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी क्यों होती है, वो आगे हम देखेंगे। तो स्टार्ट जो है सिगमंड फ्रॉयड से करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉयड ने जो है कॉन्सेप्ट दिया था लिबिडो का। तो हमारे जो है साइकिक एनर्जी जितनी भी है वो लिबिडो की वजह से है। सो हमारे साइकिक एनर्जी फिर एक्सप्रेस कैसे होती है, इरोज और थानाटोज से। इरोज इज लव, थानाटोज इज डेथ। सो इरोज एक्सप्रेस होती है थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज, और जो थानाटोज है डेथ वाली, वो एक्सप्रेस होती है थ्रू वायलेंस। सो सेक्स एंड एग्रेशन यही थीम है सिगमंड फ्रॉयड की। सो इनका ये कहना है कि जो सेल्फ डायरेक्टेड लिबिडो है, मतलब साइकिक एनर्जी जो है, लिबिडो है, वही सारा काम कराती है हमारे से। तो जो सेल्फ डायरेक्टेड हो जाए ये, तो ये जो है किसी भी वजह से हो सकती है। जैसे कि बच्चे ने माँ बाप से प्यार चाहा, तो माँ बाप से प्यार नहीं मिला, तो इसलिए जो है अब वो खुद से प्यार करने लग गया। जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो लिबिडो इज टोटली बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। तो जो उसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस केस में, बच्चे के केस में, जो केयर गिवर है विच इज मोस्टली मदर, कैन बी फादर ऑल्सो। तो जब उसको ऑब्जेक्ट से जो है लव नहीं मिलता है, सो वो अपनी ईगो पे ट्रांसफर कर देता है वो साइकिक एनर्जी। इड ईगो और सुपर ईगो जो है फ्रॉयड के उसमें है। तो जो लिबिडिनल एनर्जी है, वो जब ऑब्जेक्ट यानी कि अपने पेरेंट पे उसने डाइवर्ट करी, वहाँ से वो फुलफिल नहीं हो सकती है, तो फिर जो है वो अपनी ईगो पे उसको डाइवर्ट कर लेगा। ये जो डाइवर्ट करेगा अपने ईगो पे, तो ये इनिशियली तो हेल्दी है। ये फर्स्ट इंस्टेंस है, फर्स्ट अकरेंस ऑफ नार्सिसिज्म है कि पेरेंट से नहीं मिला तो वो खुद से प्यार करने लगा। दिस इज हेल्दी इनिशियली,
क्योंकि तभी तो वो और चीज़ों से प्यार कर पाएगा, और चीज़ों को समझ पाएगा, अपने लिए कुछ कर पाएगा। लेकिन जब वो बड़े होकर भी, अच्छा ये होता है कि हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में पढ़ा कि अगर कोई स्टेज जो है सक्सेसफुली क्रॉस नहीं करी है तो फिर उसमें रिग्रेस कर जाता है इंसान बड़े होकर जब भी स्ट्रेस आता है। तो इसने ये जो फैलिक स्टेज वाली जो है स्टेज अगर सक्सेसफुली क्रॉस नहीं करी है तो फिर जो है जब ये बड़ा होगा और इसको जो है स्ट्रेस आएगा तो फिर जो है इसका रिग्रेशन हो जाएगा वापस इसी स्टेज में जब ये अपने से प्यार करने लग गया था जब पेरेंट्स से नहीं मिला था। तो पहला वाला नार्सिसिज्म बचपन वाला तो हेल्दी है, एडेप्टिव है, लेकिन जो बड़े होके हो रहा सेकेंडरी नार्सिसिज्म है ये मेल एडेप्टिव है। तो इसमें क्योंकि जो इंसान बड़ा हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट मैच्योर्ड एडल्ट्स नाउ, सो मैच्योर्ड एडल्ट्स के लिए तो अपनी लिबिडिनल एनर्जी जो है डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट पे करना ही चाहिए, वो तो नॉर्मल चीज़ है, टू हैव सेक्सुअल डिजायर्स एंड इंटरकोर्स विद पर्सन ऑफ अपोजिट जेंडर। लेकिन जब वो नहीं हो पा रहा है सो देन द पर्सन स्टार्ट्स डूइंग सेल्फ लव। अब वो ये मेल एडेप्टिव है। पहले वाले केस में एडेप्टिव था, बचपन में था, जब बड़ा हुआ तो ये मेल एडेप्टिव है। ठीक है। तो जो सेकेंडरी नार्सिसिज्म है इसमें जो है जो लिबिडो है वो ईगो पे कॉरस्पॉन्ड करती है, ऑब्जेक्ट से हटके। ऑब्जेक्ट मतलब जो काउंटर पार्ट मेल का या फीमेल का जो भी होना चाहिए एडल्ट में, उससे हटके वो खुद की जो है ईगो पे हो रही है। अब जो है फ्रॉइड ने सबसे पहले वर्ड दिया था पैराफ्रीनिया, जिसको अब स्किज़ोफ्रीनिया कहा जाता है। तो ये जो है इसी रिलेशन में बात हो रही है कि जब उस टाइम फ्रॉइड के टाइम में जो है ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता ही नहीं था। ये इनफैक्ट DSM-3 जब आया है तब जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है 1980 में DSM-3 आया, तब जो है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक डिसऑर्डर बना है। तो सिगमंड फ्रॉइड के टाइम में तो था ही नहीं है DSM कोई सा भी। सो उस टाइम जो है उसने जो है टर्म यूज़ किया था पैराफ्रीनिया, जिसको अब जो है कहते हैं स्किज़ोफ्रीनिया, जो ब्लरर ने बोला है। और DSM-2 में नार्सिसिज्म का मेंशन तो डिसऑर्डर नहीं है, जैसे मैंने पहले दिखाया था ना कि मेंशन होता है कि इस पे भी फोकस करना चाहिए फ्यूचर के लिए, तो ऐसे DSM-2 में मेंशन तो था पर डिसऑर्डर नहीं था। डिसऑर्डर बनाया DSM-3 में 1980 में। ठीक है। तो स्टार्टिंग ये सिगमंड फ्रॉइड से ऐसे हुई थी। अब इसके क्या मैनिफेस्टेशंस होंगे, तो दो जो है की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। दो की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। सबसे पहली होगी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसको बाहरी दुनिया में कोई इंटरेस्ट होगा ही नहीं, सेल्फ सेंटर्ड है ना, उसको सेल्फ लव है, मुग्धता है। तो आत्ममुग्धता होगी तो दूसरों को कहाँ पे ध्यान देगा। दूसरा है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, है ना, डिल्यूजन है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, वो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझता होगा, वो जाने क्या है। और इस डिल्यूजन को मेंटेन करने के लिए वो अक्सर जो है ये देखने को मिलेगा कि वो अपनी गलतियों को छुपा रहा होगा या कमियों को छुपा रहा होगा, और अपने बहुत छोटे छोटे मामूली अचीवमेंट्स को इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा होगा, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। तो ये दो की एस्पेक्ट्स हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर। ये जो है टू कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। सो अगर ये पैटर्न जो है परसिस्ट करता है लंबे समय तक, सो नार्सिसिस्टिक न्यूरोसिस भी हो जाएगा। तो क्या फ़र्क है नार्सिसिस और नार्सिसिस्टिक न्यूरोसिस में? खाली न्यूरोसिस का फ़र्क है। न्यूरोसिस में होता है हमेशा एंग्जाइटी, वरी, वो सब रहती है। तो इन एडिशन टू द सिम्टम्स ऑफ नार्सिसिज्म, न्यूरोसिस और हो जाता है लंबे समय तक अगर नार्सिसिज्म रहे, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट, सबको हर जगह अटेंशन नहीं मिलेगा, हमसे गलतियां होंगी,
हमारी अचीवमेंट्स ज़रूरी नहीं कि हमेशा बहुत बड़ी हों। तो अगर हम उसको हमेशा छुपाने की कोशिश करेंगे, लोगों का अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, तो एंग्जाइटी न्यूरोसिस तो होना ही होना है, वो इनमें भी हो जाता है। अब क्योंकि जो है ये जो है अपने प्रेफर क्या करते हैं, फैंटेसी लैंड को, मतलब अपने काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में, रियलिटी में नहीं आना चाहते हैं ये। तो उस फैंटेसी वर्ल्ड में जो इनका ग्रैंडियोस सेल्फ कंसेप्शन होता है, अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मान रहे होते हैं, और अपना जो अप्रेजल है वो भी रियलिस्टिक इनका नहीं होता है। ये उनको खुद ही को लग रहा होता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया मामूली से करके। फिर कंपेयर टू मैच्योर्ड एडल्ट सेक्स दे विल प्रेफर मैस्टरबेशन। ठीक है, क्योंकि उसमें सेल्फ प्लीजिंग है ना मैस्टरबेशन में। इफ द पर्सन इज इंडल्जिंग मैच्योर एडल्ट सेक्स, तो उसमें तो पार्टनर को भी प्लीज करना होता है, वो इनकी फितरत में होता ही नहीं है। इसीलिए इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी को, जिसमें इंडिविजुअल जो है इंडल्ज तो कर रहा है सेक्सुअल एक्टिविटी में मैच्योर एडल्ट सेक्स में, लेकिन वो पार्टनर की केयर नहीं कर रहा, सिर्फ अपने प्लेजर पे ध्यान दे रहा है, तो उसको नार्सिसिस्टिक सेक्स भी बोलते हैं। इसीलिए द पर्सन इज फोकसिंग ओनली ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। और डे ड्रीमिंग कर रहे होंगे ये, और किस बारे में, कि रियल लाइफ अचीवमेंट में, कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगा, फिर ये हो जाएगा, इस सब चीज़ों की ये डे ड्रीमिंग कर रहे होंगे। कार्ल गुस्ताव यंग जो है, उसने जो है साइकी के बारे में बोला कि साइकी क्या होती है, इट्स ए जाइंट वेयर हाउस, जैसे एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस है, वो है साइकी। और उसमें जो है एडेप्टिव बिहेवियर के रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो हम सोचते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बिहेवियर काम करेगा, क्या करना चाहिए, क्या होगा, वो हमारा जो इमेजिनरी वर्ल्ड है दिमाग के अंदर, हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में अपना है। तो वो जो इमेजिनरी जाइंट वेयर हाउस है वो साइकी है। ये तो फैंटेसी वर्ल्ड में रह ही रहे हैं, तो इनके रिस्पॉन्सेज जो, इनकी फैंटेसीज जो हैं, वही तो ये देंगे जब रियल वर्ल्ड में आएगी एक्टिविटी। तो वो मैल एडेप्टिव होंगे, तो मैल एडेप्टिव होंगे तो वो डिसऑर्डर है। एनीथिंग विच इज मैल एडेप्टिव इज डिसऑर्डर, एडेप्टिव है तो बढ़िया है। ये जो है देन जो सिगमंड फ्रॉयड और कार्ल जुंग में जो है, जनरली सब चीज़ें उन्होंने नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में सेम ही बोली हैं। जो एक की डिफरेंस जो है कार्ल जुंग और सिगमंड फ्रॉयड में है, वो है इंट्रोवर्शन में। जो सिगमंड फ्रॉयड है, उसके हिसाब से इंट्रोवर्शन जो है वो एक मैल एडेप्टिव चीज है, वो एक डिसऑर्डर है इंट्रोवर्शन। और कार्ल जंग का कहना है कि ये जो है इंट्रोवर्शन जो है ये एडेप्टिव भी है, इसकी ज़रूरत भी है। ये तो जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती तब आपको अपना इंट्रोवर्शन छोड़ना पड़ता है। ये एडेप्टिव है। तो की डिफरेंस क्या हुआ कि जो सिगमंड फ्रॉयड है वो इंट्रोवर्शन को पॉइंट मान रहा है, सिंगल पॉइंट, बस मैल एडेप्टिव खत्म। और जो कार्ल जुंग है ये इंट्रोवर्शन को मान रहा है एक कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम मतलब एक हद तक वो जो है एडेप्टिव है, उसके बाद में वो मैल एडेप्टिव है। ये की डिफरेंस है। और एक आर्गुमेंट ये भी है कि जो इंट्रोवर्शन है, जब वो एक पॉइंट पे आके काम नहीं करता है तो इसका मतलब तो वो मैल एडेप्टिव है ही है। You have to adapt again after a certain point. That itself means introversion is maladaptive. एक आर्गुमेंट ये भी है। दोनों व्यू पॉइंट हैं। तो इनके यूंग के हिसाब से जो इंट्रोवर्शन है ये जो है इट इज एंडलेस साइकिक क्वेस्ट फॉर एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। जो भी एडेप्टेशन कर रहा है एंडलेसली ऑब्वियसली, तो उसकी एक स्ट्रेटजी है। यही डिफरेंस है फ्रॉयड और यंग के बारे में कि हाउ थिंग्स आर डिफरेंट। एक चीज़ मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ
कि कोई भी जो हमारा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, कोई भी, वो एडेप्टिव ही होता है इनिशियली। जब वो एक्सेस में हो जाए तब वो जो है मैल एडेप्टिव होता है। जैसे कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसका पर्पस क्या होता है, ईगो को मेंटेन रखना। ईड ईगो सुपर ईगो में ईगो पे जब ज़्यादा स्ट्रेस आता है, हैंडल नहीं कर पाता है ईगो, तब वो डिफेंस मैकेनिज्म आता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर इंसान का मेंटल बैलेंस रहे। लेकिन जब वो कंटिन्यूड वही डिफेंस मैकेनिज्म रहे, हर सिचुएशन में रहे, एक्सेसिव रहे, वो रियलिटी से कट जाए, अब ये मैल एडेप्टिव हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से जो इंट्रोवर्शन है, ये भी जो है साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। तो ये मैल एडेप्टिव नहीं है, कह सकते हैं कि इन इटसेल्फ जो है इंट्रोवर्शन को हम कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है, नहीं। जब वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा तब उसको पैथोलॉजिकल कहा जाएगा, इनिशियली नहीं कहा जाएगा। तो अब कितने डिग्री का इंट्रोवर्शन है ये डिसाइड होगा, करेगा कि वो पैथोलॉजिकल है या नहीं है। ये यहाँ तक का था। नाउ फिर एक साइकोलॉजिस्ट है कोहुत, उन्होंने कहा ग्रैंडियोसिटी एंड आइडियलाइजेशन और पॉजिटिव चाइल्डहुड डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स। सो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, अगर उसी टाइम से उसके दिमाग में अगर ये आ जाए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या मुझे मैं परफेक्ट नहीं हूँ, तो बच्चे के लिए खराब हो जाएगा ना, उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। तो बच्चा जो है अगर उसके बाद दिमाग में ग्रैंडियोसिटी है या आइडियलाइजेशन है, तो वो तो डेवलपमेंटल मैकेनिज्म है, तभी तो बच्चा सीखेगा कुछ। अगर उसके दिमाग में ये आ गया मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो सीखेगा क्यों? वो अपने आप को बहुत काबिल समझेगा तभी तो डिफिकल्ट चीजें अटेम्प्ट करेगा। देयर इट इज ओके। लेकिन जब आगे जब इंसान जो एडल्ट हो जाता है या ट्रांसफरेंस उसका इंडिविजुअल करेगा, वो पैथोलॉजिकल नार्सिसिज्म है। ट्रांसफरेंस इसमें सिगमंड फ्रायड ने बोला था ना कि जो अपने ऑब्जेक्ट रिलेशन होता है उसके साथ जो रिलेशन हमारे होते हैं वो हम दूसरों पे ऊपर ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रांसफरेंस है। विच प्राइमरीली इज मदर, केयर टेकर जो है प्राइमरीली मदर ही होते हैं। सो जब ये जो बचपन की जो ग्रैंडियोसिटी और आइडियलाइजेशन है, दे रीअपियर इन ट्रांसफरेंस, देन दे कैन बी कॉल्ड पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक रिग्रेशन, कि बचपन वाली स्टेज में चला गया है। नाउ जो कैरन हॉर्नाई है, उसने भी शी इज द ओनली वुमेन जिसकी थ्योरी जो है साइकोलॉजी की बुक्स में पढ़ाई जाती है। सो इनिशियली शी वाज विद सिगमंड फ्रॉयड, बट लेट शी वाज विद इन द सेंस कि शी वाज फॉलोइंग साइकोएनालिटिक थ्योरी, बट लेटर ऑन शी डेवलप्ड differences with Sigmund Freud की वो too much of dependence on explaining everything on sex. So there are other things also. Yes, sex is important, but there are other things also there. So Sigmund Freud ने एडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था कि जिसमें जो है जो मेल चाइल्ड है, he develops sexual attraction towards mother. She said it's also Electra complex. The girl also develops sexual attraction towards father. So ऐसे इनके डिफरेंसेस डेवलप हुए थे। so इन्होंने जो है कैरन हॉर्नाई ने एक थ्योरी दी थी, ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी। तो इसमें ये था कि बच्चा जो है क्या फील करना चाहता है, सिक्योर, लव्ड, प्रोटेक्टेड, इमोशनली नरिश्ड, ये फील करना चाहता है। किससे फील करना चाहता है? अपने पेरेंट्स से इनिशियली। अब धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स भी परफेक्ट नहीं है, कोई पेरेंट परफेक्ट नहीं होता है। तो जो सोसाइटी है उसका इंट्रोडक्शन बच्चे से कैसे होता है? थ्रू पेरेंट्स। जो उसके पेरेंट्स हैं वही सब तो सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं। तो पेरेंट्स के थ्रू सोसाइटी का इंट्रोडक्शन होता है इंडिविजुअल को। और इनको जब ये पता लगता है कि हमारे पेरेंट्स भी जो है एडल्ट जो हैं ये परफेक्ट नहीं है,
तो हमें इनसे वो सब नहीं मिल सकता जो हमें चाहिए। देन दे अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रेटेजीज। तो वो जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं, एक तो होती है मूविंग टूवर्ड्स। मूविंग टूवर्ड्स में क्या है कि वो एकदम सबमिशन के स्टाइल में आ जाते हैं, हर चीज उनकी मानने को राजी हैं। लेकिन ये जो सबमिशन वाला फसाड है, फसाड मीन्स फेस, ये रियल नहीं है। अंदर इनके अंदर एग्रेशन है, जो चाहिए इनको मिल नहीं रहा है। ये ऊपर से सबमिशन कर रहे हैं टू गेट द थिंग्स, इंटरनली एग्रेशन है। ठीक है। और दूसरा तरीका होता है मूविंग अगेंस्ट, इसमें ये एग्रेशन शो करते हैं। पर यहाँ पे भी जो एग्रेशन है ये फसाड है, फेस है, एक्चुअल नहीं है। इनके अंदर एक्चुअली जो है, इस एग्रेशन के बिहाइंड, पीछे एक इनसिक्योरिटी है। देयर इज ए नीड टू बी लव्ड। उस नीड की फुलफिलमेंट के लिए एग्रेशन दिखा रहे हैं ताकि अटेंशन मिले। और तीसरा जो है स्ट्रेटेजी होती है बच्चे की, वो होती है कि टोटली इनडिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं, कोई है या नहीं है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में जो है यही सब हो रहा होता है, जो एक्सेस में हो जाने लग जाएगा तो फसाड कुछ होगा, वो चाह कुछ और रहा होगा, क्योंकि हर चीज वो अपने लिए चाह रहा है ना। तो उसको किसी से फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई है या नहीं है, उसको अपने लिए चाहिए। नाउ देन एक और चीज है कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बच्चे को किसी को हुआ है या चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, ये कहा जाता है कि उसको रीप्रोग्राम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, खत्म करने की तो बात ही भूल जाओ। ऐसा कहा जाता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है दे नेवर गो। पर ये भी हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक मीन्स रीप्रोग्रामेबल। उसके कनेक्शंस भी चेंज किए जा सकते हैं, है ना, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज किया जा सकता है, उसके फंक्शन भी जो है चेंज किए जा सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अ फैक्ट। अब लेकिन ये न्यूरोप्लास्टिसिटी किस एज पे खत्म हो जाती है ये कोई नहीं कह सकता है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि किस एज पे आके जो है ये चाइल्डहुड ट्रॉमा को खत्म करना इम्पॉसिबल है या किस एज पे बेस्ट है, वी जस्ट कैनॉट से। तो एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा तो खत्म किया ही नहीं जा सकता है, तो एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि हमें उसको एलिमिनेट करने की बजाय उसके अराउंड वर्क करना चाहिए। मतलब एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज को लाना चाहिए कि ये इंसान करेगा तो यही, लेकिन करने का तरीका इसका डिफरेंट करवा दो। क्योंकि अगर इसी तरीके से करेगा तो सोशली मैल एडेप्टिव होगा, लोग इसके पास नहीं आएंगे, इसको स्ट्रेस रहेगा, नार्सिसिस्टिक न्यूरोसिस हो जाएगा। तो ये जो चाह रहा है सेल्फ लव, इसको डिफरेंट तरीके से मिल जाए, एडेप्टिव तरीके से मिल जाए। सेल्फ लव इसका खत्म मत करवाओ। ठीक है। और देयर समथिंग कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी मतलब कि हर इंडिविजुअल अपने में अलग है। तो इसी तरह हम ये नहीं कह सकते हैं कि सबको एक सा होना चाहिए। तो इडियोसिंक्रेसी है जो इंडिविजुअल लेवल पे है, और इवन एट द लेवल ऑफ स्पीशीज। जैसे सब तो हवा में नहीं उड़ सकते हैं ना, सब तो पानी में नहीं तैर सकते हैं। तो ये जो इडियोसिंक्रेसी है, जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्पीशीज के लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी, ये अच्छी चीज़ है दुनिया के लिए। तो ये जो इडियोसिंक्रेसीज है इनको ख़त्म नहीं करना चाहिए, ऐसा भी एक थॉट प्रोसेस है। हाँ, उसको एडेप्टिव बना दो लेकिन उसको ख़त्म मत करो। तो जो इनका एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस है एंड दे आर ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड विद रिसीविंग अटेंशन, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, ख़त्म मत करो। और जो भी इनके जो इंटेंस और अनस्टेबल इमोशन है, डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज है, ग्रैंडियोसिटी वाली, एबनॉर्मल लव फॉर सेल्फ है, एग्जैजरेटेड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, इम्पोर्टेंस है, खुद को देते हैं, प्री ऑक्यूपेशन विद सक्सेस एंड पावर, ये सब जो है इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जा सकता है।
अब ये जो इनके एटीट्यूड बाहर से दिख रहा है ना, ग्रैंडियोसिटी वाला, सुपीरियरिटी वाला, ये एक्चुअली ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये इनके अंदर जो इनसिक्योरिटी है उसको छुपाने के लिए ये कर रहे हैं। अंदर अंदर दे फील वेरी एम्प्टी, दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इंटरनली। सो अगर हम ट्रेड्स की बात करें, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वालों के क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, तो वो हम एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रेड है इनएबिलिटी टू लिसन टू अदर्स। दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे। देखे होंगे लाइफ में कई लोग ऐसे। एंड दे हैव लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अनदर पर्सन्स डेडलाइन, टाइम फ्रेम्स और इंटरेस्ट। सामने वाले का पास टाइम है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं है। उसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है उससे फर्क नहीं है। उसके इंटरेस्ट क्या अपने से मतलब है खाली। इनको जब उसकी जरूरत है वो हाजिर होना चाहिए, इनको जो काम चाहिए वो उसने करना चाहिए, इनको जो इंटरेस्ट है उसमें उसको इंटरेस्ट लेना चाहिए। ठीक है। फिर इन एबिलिटी टू एडमिट रॉन्ग डूइंग, कभी गलती नहीं मानेंगे। देयर इज ऑलवेज अ रीजन व्हाई इट हैपेंड, समबडी एल्स इज रिस्पांसिबल। फिर कोल्डनेस और ओवरली प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कई बार होता है हमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कोल्डनेस रखनी पड़ती है, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, हमें अनइमोशनल रिस्पॉन्स देने पड़ते हैं। लेकिन इनका ये प्रीडोमिनेंट स्टाइल ही ये होगा, जब इनको काम नहीं है तो बिल्कुल कोल्ड हो जाएंगे एकदम। ऐसा लगेगा अरे ये तो ऐसी बात कर रहा है, इसे जानता ही नहीं है, और सामने वाले की मजबूरी भी नहीं समझेंगे, बिल्कुल इमोशनली कोल्ड होंगे अगर इनका इंटरेस्ट नहीं है तो। ठीक है। और डिस्टेंस और मैटर ऑफ फैक्टनेस इमोशनली, तो मतलब वो इमोशनली कभी ये अटैच नहीं मिलेंगे किसी से भी। प्रोन टू सीवियर बाउट्स ऑफ एंगर, क्योंकि इनकी मन की इच्छा जब भी पूरी नहीं होगी तो बहुत इनको गुस्सा आएगा। ऑब्सेसिव सेल्फ लव है ना। और फ्रेंड्स में होता है, गलतियां होती हैं, फ्रेंड्स माफ भी कर देते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये ऐसे नहीं होती। एक बार गलती कर दी तो फिर जिंदगी भर के लिए आउट है वो, इस टाइप के होंगे। फिर इनके जो बच्चे अगर कुछ एकम्प्लिश करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा प्राइड फील करेंगे। वो नॉर्मली बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन ये उनकी एकम्प्लिशमेंट में इसलिए प्राइड फील कर रहे होते हैं कि ये उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। उनको अपना कंट्रोल सक्सेसफुल नजर आता है उनके सक्सेस में, कि आई एम इन कंट्रोल। ये हमेशा कंट्रोल में रहना चाहते हैं, ऑलवेज। फिर इनको जो है, हर एक आदमी सोशली ऊपर जाना चाहता है, सोशल क्लास ऊपर करना चाहता है, नॉर्मल चीज है। पर इनको जो है अबव एवरेज इंटरेस्ट होगा सोशल क्लास और इम्पोर्टेंस में, कि सब मुझे जो है हाई सोशल क्लास का समझें, सब मुझे बहुत इम्पोर्टेंस दें, मुझे इम्पोर्टेंट समझें, ये उनको बहुत ज़्यादा होगा। थोड़ा बहुत तो सब में होता है। अब DSM-4 TR की बात करें तो इसमें जो है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को एडल्ट के ही उसमें बताया गया है। 18, जैसे मैंने बताया कि सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर 18 एंड अबव में ही होंगे, उससे पहले होगा ही नहीं। सो लाइक बाय DSM-4 में भी यही है। सो एक व्यू तो ये है। तो ये जो व्यू है जिसमें कि एडल्ट होने पे डायग्नोस किया जा रहा है, ये थोड़ा पेसिमिस्टिक व्यू है। पेसिमिस्टिक कैसे है कि जैसा कि मैंने बताया, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को जो है क्योरेबल नहीं माना जाता है, ट्रीटेबल माना जाता है, क्योरेबल नहीं है। तो अगर कोई जो साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट जो है ट्रीटमेंट ही ये सोच के स्टार्ट कर रहा है कि ये ठीक ही नहीं हो सकता है, तो एक पेसिमिस्टिक व्यू तो होता ही है। एक व्यू पॉइंट ये है कि जो यंगर एडल्ट्स हैं, जो यंगर एडल्ट्स हैं, नार्सिसिस्ट हैं, होपफुली वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से फ्यूचर में अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। तो ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि भाई ठीक हो जाएंगे एक दिन, गलतियां अपनी सुधार लेंगे। तो दोनों व्यू हैं। तो अब जो है ये एक डिबेट है कि ये कैरेक्टर का डिसऑर्डर है या एक लर्न्ड बिहेवियर है।
ठीक है, जो इंडिविजुअल है उसका कैरेक्टर ही ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है फंडामेंटली, या वो लर्नड बिहेवियर है जो कि अनलर्न किया जा सकता है। जो अगर वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सनैलिटी है, वो तो चेंज नहीं हो सकती कभी भी, किसी की भी मॉडिफाई हो सकती है, टोटली चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन अगर लर्न बिहेवियर है तो जो भी चीज लर्न की वो अनलर्न भी की जा सकती है, नॉट अ बिग डील। तो दोनों एक ये डिबेट है। अब डायग्नोस्टिक फीचर की बात करें तो जो हमने ऑलरेडी बात की वही सब है, मैं क्विकली आई विल रन थ्रू इट। कि ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, दूसरा है दे लिव इन ए ड्रीम वर्ल्ड ऑफ एक्सेप्शनल सक्सेस, पावर, ब्यूटी, जीनियस और परफेक्ट लव। देखो परफेक्ट लव भी है, बिल्कुल वो जो ना शाइनिंग नाइट ऑन व्हाइट हॉर्स, शाइनिंग नाइट विद आर्मर, उस टाइप का परफेक्ट लव चाहिए, कमी नहीं बर्दाश्त करेंगे, और खुद को बहुत स्पेशल और प्रिविलेज फील करेंगे विदाउट एनी वैलिड रीजन। कोई गिफ्टेड या वो नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन करेंगे फील। और ये भी सोचेंगे कि उनको बस कोई हाई क्लास का इंसान ही समझ सकता है, बाकी जो समझ नहीं पा रहा हो तो ऐरा गहरा है, जो हाई क्लास का होगा वही समझ सकता है इनको, ऐसा भी फील करेंगे अपने बारे में। और सभी को एडमिरेशन प्रेज अच्छा लगता है, उम्मीद करते हैं, पर इनको एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज चाहिए होगा, थोड़े मोड़े से नहीं, कि गुड शाबाश से नहीं, अरे वाह क्या कमाल कर दिया तुमने, तो बिल्कुल दुनिया हिला दी, इस टाइप का प्रेज इनको चाहिए होगा, और बहुत मामूली मामूली बातों में। फिर इनको ये लगता है कि ये अगर किसी से कुछ कहते हैं करने को या कुछ मांगते हैं या इनको ज़रूरत है, तो वो करना सामने वाले की ड्यूटी है, उसको तो करना ही चाहिए, वो फेवर नहीं है, दैट इज ड्यूटी। सो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है इनमें कि ये तो मेरा एंटाइटलमेंट है, सबको देना ही चाहिए मुझे। फिर ये दूसरों के प्रति एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं, जो मैं बता ही चुका हूँ। दे टोटली लैक एम्पैथी, और दूसरों की फीलिंग्स को कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। और क्योंकि ये दूसरों की सक्सेस से एनवियस होते हैं, इनको लगता है ना उसको अटेंशन मिल रहा है, उसको एडमिरेशन मिल रहा है, तो यही प्रोजेक्शन वो दूसरों पे कर रहे होते हैं कि इनको कोई सक्सेस मिल रही तो लोग जल रहे हैं, क्योंकि ये खुद जल रहे होते हैं, तो ये सोचते हैं कि दुनिया भी ऐसी है। फिर जो हमने पढ़ा था कि DSM-4 में 3 क्लस्टर्स हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। सो ए में तो ऑड एंड एसेंट्रिक बिहेवियर है, क्लस्टर ए में। क्लस्टर बी में ड्रामेटिक, इमोशनल एंड इरेटिक है। क्लस्टर सी में एंग्शियस एंड फियरफुल है। तो ये कहना या ऐसा होना बड़ा मुश्किल है कि कोई पेशेंट जो है नीटली किसी एक ही कैटेगरी में फिट हो जाएगा। सो ये जो है स्पिल ओवर भी हो सकते हैं, कॉमन भी हो सकते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, ये जो है क्लस्टर बी में आता है जैसे कि, तो इसमें ऑड, एसेंट्रिक और इमोशनल अगर हुआ, वो तो होना ही होना है, तो लेकिन थोड़ा सॉरी ड्रामेटिक, इमोशनल एंड इरेटिक, ये अगर है क्लस्टर बी वाले किसी पर्सनैलिटी में, तो उसमें ऑड एंड एसेंट्रिक वाला भी थोड़ा कुछ हो सकता है, क्लस्टर ए का एंग्शियस एंड फियरफुल भी हो सकता है ना। तो नार्सिसिस्टिक वाले आई थिंक क्लस्टर सी में आते हैं, एंग्शियस एंड फियरफुल में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, चेक कर लेना। फिर जो सब टाइप्स जो हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के से भी इम्पोर्टेंट है, और प्रोबेबली एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन आया तो वो हो सकता है। तो ये समझ लो कि जो कौन कौन से टाइप के, सबसे पहले अनप्रिंसिपल्ड, मतलब इनका कोई सिद्धांत नहीं होगा, कोई प्रिंसिपल नहीं होगा। सो ये कैसे होंगे? फ्रॉडुलेंट होंगे, धोखा देंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, डिसेप्शन, है ना, छल कपट, अनस्क्रूपलेस, नो प्रिंसिपल्स। दूसरा है एमोरस नार्सिसिस्ट। ये कैसे होंगे? एमोरस मतलब होता है बड़े लवी डवी से होंगे। तो ये इरोटिक एग्जिबिशनिस्ट, है ना, इरोटिक यू अंडरस्टैंड, सेक्सुअली जो है बड़े इनके फैंटेसीज होंगे। एग्जिबिशनिस्ट में अपने जो है से बॉडी को शो ऑफ करना,
वो एग्जीबिशनिस्ट हुए। फिर थर्ड इज कॉम्पेंसेटरी। कॉम्पेंसेटरी में जो है इनका नेगेटिव एटीट्यूड होगा। जो पैसिव एग्रेसिव होंगे, पैसिव एग्रेसिव मतलब ऊपर से नहीं होंगे एग्रेसिव, लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान करेंगे किसी का छुप के। और दूसरा ये अवॉइडेंट फीचर, अवॉइडेंट मतलब अवॉइड कर रहे होंगे लोगों को, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि लोग इनसे जलते हैं इस टाइप से, और दुश्मनी मान लेंगे जिससे, तो फिर उसको अवॉइड करेंगे। इस टाइप का अवॉइडेंट फीचर भी होगा। फिर फोर्थ इज इलिटिस्ट नार्सिसिस्ट। सो इलिटिस्ट में जो है होता है कि अपने आप को बहुत जो है इलीट समझता है इंसान, और इसमें आगे लिखा है कॉरस्पॉन्ड्स टू फैलिक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी टाइप। आगे इसमें वो भी है, अभी एक्सप्लेन करूंगा। जनरली फैलिक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी जो है टाइप जो है वो मेल के लिए यूज किया जाता है। लेकिन फीमेल्स में भी हो सकता है। तो इवन फीमेल्स में उसमें जो फैलिक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी टाइप उनमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ वगैरह भी हो सकता है बॉडी पे, कि मेल लाइक फीचर्स उनमें आ जाते हैं। फिर फिफ्थ इज फैनेटिक टाइप इंक्लूडिंग पैरानॉइड फीचर्स। सो ऑब्वियसली पैरानॉइड है तो दूसरों पे शक करेगा, तो इनमें मेजर पैरानॉइड टेंडेंसी होगी, और इनको इल्यूजन ऑफ ऑमनीपोटेंस होगा कि ये सब कुछ कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। ये फैनेटिक टाइप पैरानॉइड फीचर है, फैनेटिक टाइप इंक्लूडिंग पैरानॉइड फीचर है। फिर क्रेविंग नार्सिसिस्ट, तो ये हमेशा इमोशनली नीडी होंगे, अननरिश्ड, इमोशनली अननरिश्ड होंगे। दे विल अपीयर ऑलवेज क्लिंजी एंड डिमांडिंग, हमेशा जो है चिपके रहेंगे, इस टाइप के होंगे। दे आर क्रेविंग नार्सिसिस्ट। फिर एक होगा पैरानॉइड नार्सिसिस्ट। सो ये जो है खाली इनमें जो है पैरानॉइड वाले फीचर्स ज़्यादा होंगे। सो इनको जो है लगता होगा कि लोग इनसे जो है कंटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब नफरत कर रहे हैं, बल्कि ये खुद कर रहे होते हैं दूसरों से, तो वो प्रोजेक्ट करते हैं। जब हमने बताया जैसे जेलस होते हैं ये दूसरों से, तो सोचते हैं कि लोग जो है इससे जेलस हैं, तो ये पैरानॉइड होने की वजह से दूसरों से नफरत कर रहे होते हैं, और ये सोचते हैं कि दूसरे भी इनसे नफरत कर रहे हैं। फिर मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट अंडरस्टूड है, इनको जो है हमेशा दूसरे के कंधे पे जो है कुछ बंदूक रख के चलाने में मजा आएगा, या छोटा सा कुछ काम करके एहसान दिखाएंगे, हमेशा उसके एहसानों में दबा रहे इंसान, इस टाइप से, और झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। फिर फैलिक नार्सिसिस्ट जो मैं भी बता रहा था, ये जो है मेल सब ग्रुप का लिए होता है, तो ये एग्रेसिव, एथलेटिक, एग्जिबिशनिस्ट, बॉडी वगैरह दिखाना। फिर जो इनके जो क्लोथ्स में जो है, और ओवरऑल जो है मैनलीनेस ज़्यादा होगी। तो फीमेल्स भी अगर नार्सिसिस्ट हैं ये फैलिक वाली, तो उनमें भी ये चीज़ देखी जाएगी। जैसे कि बाकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसी तरह से नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी एज के साथ में इम्प्रूवमेंट आता है। तो अपने जो 40s और 50s तक आते आते इनमें चेंजेस देखे जाते हैं, कम से कम सिम्टम्स में कमी तो आ जाती है, बिल्कुल ठीक ना भी हो तो वो है। तो समहाउ नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है कंपेयर टू फीमेल्स मेल में ज़्यादा होता है, मीन्स देयर आर मोर मेल्स हु आर नार्सिसिस्टिक कंपेयर टू फीमेल्स। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है कि हमारी सोसाइटी में जो है फीमेल्स को ऐसे समझा जाता है कि दे आर लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, सेक्रीफाइसिंग। तो इस तरह से जो है सोसाइटी का इन्फ्लुएंस जो है फीमेल्स पे आता है, तो उन पे ये डिसऑर्डर कम देखा गया है। सोसाइटी क्योंकि डिसअप्रूव करती है सेल्फ सेंटर्ड फीमेल को ही हो, तो मेल हो तो उसको एनकरेज करते हैं। तो ये एक सोशल फैक्टर भी है कि वाई देयर आर मोर मेल नार्सिसिस्ट देन फीमेल। ऐसा नहीं कि फीमेल में नहीं होते, होते हैं, बट कंपैरेटिवली दे आर लेस। क्योंकि फीमेल्स में एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर भी सोसाइटी डिसअप्रूव करती है, सेक्रीफाइसिंग ज़्यादा अप्रूव करती है। नाउ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सेक्सिस्ट डेफिनेशन है। सेक्सिस्ट डेफिनेशन मतलब इन फेवर ऑफ फीमेल्स जो है ये डेफिनेशन दी गई, ऐसा है नहीं।
कि रियल लाइफ में दोनों बराबर ही होते हैं, ऐसा भी कहना है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि सच्चाई क्यों नहीं पता लग सकती है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं उनको तो खुद तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, तो कभी ट्रीटमेंट के लिए आते ही नहीं है। तो जब आएंगे नहीं तो हमको स्टैटिस्टिकल डाटा कहाँ से मिलेगा? और अगर वो कभी आए भी तो अपने फैमिली वगैरह वाले हैं, उनकी फैमिली के लोग हैं, वो उसको ज़बरदस्ती लेके आएंगे तब वो आएंगे। और वो आ भी गए मान लो, क्योंकि इनका एक हमने पढ़ा ना कैरेक्टरिस्टिक, अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे ये। तो जब गलती ही नहीं मानेंगे तो फिर ट्रीटमेंट क्यों लेंगे ये? सो ये एक इशू है इनके ट्रीटमेंट में भी। देन कॉज मैंने बता दिया कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे दोनों तरह से हो सकते हैं। एक तो पेरेंट जो है एक्सेसिव इंडल्जेंस हो कि बहुत ज़्यादा इनको लविंग केयरिंग जाने क्या क्या किए जा रहे हैं, बेटा तुम ये भी ले लो और तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, सब कुछ जो है वो किए जा रहे हैं, तो बेटा तो फिर वही करेगा। और एक इशू क्या है कि अगर उनको बच्चों को करेक्शन नहीं टाइमली मिल रहा है, सो हाउ विल दे कम टू नो कि उनमें कमी क्या है? तो वो करेक्शन होना भी जरूरी है, रियलिस्टिक करेक्शन। और एक्सेसिव प्रेज होने की वजह से भी उनमें सुपीरियरिटी आ जाएगा। छोटा सा कुछ काम बच्चे को प्रेज करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, छोटा सा भी काम करे तो भी करना चाहिए, उसकी सेल्फ एस्टीम उससे इंप्रूव होती है, वो और डिफिकल्ट काम करेगा, विच इज़ ए गुड थिंग। लेकिन बहुत एक्सेसिव अगर हम करने लग जाएंगे तो वो ग्रैंडियोसिटी की और सुपीरियरिटी वाला हो जाएगा फिर वो, तो ये भी एक इशू होता है। फिर अगर जो है पेरेंटिंग ठीक नहीं है, अनरियलिस्टिक रिस्पॉन्सेस हैं, जैसे कि वो बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स सपोज, तो अब इसमें बच्चे में सपोज कोई एक अच्छी क्वालिटी है, लेट अस से कि डांस अच्छा करता है, तो वो ये देख रहा है कि जब मैं डांस करता हूँ तो पेरेंट मुझ पर अटेंशन देते हैं, तो अब वो उसको डांस वाली क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी कि वो एग्जैजरेटेड हो जाएगी, और वो क्योंकि उसी से उसको अटेंशन मिल रहा है पेरेंट्स का। तो अगर उसकी सक्सेस से ही पेरेंट अगर उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो जहाँ जहाँ उसको सक्सेस मिल रही है उसको ओवर इम्पोर्टेंस देने लग जाएगा उस चीज़ को, तो उसमें सुपीरियरिटी की फीलिंग और ग्रैंडियोसिटी भी आ सकती है उसमें, ये भी एक एक्सप्लेनेशन है। तो और अगर पेरेंट जो है रियलिस्टिक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं तो भी हो जाएगा। और जो फैमिली ऑफ ओरिजिन है अगर उसमें डिस्टर्बेंसेस हैं, पेरेंट्स में प्रॉब्लम है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बच्चा 3 साल का नहीं हुआ उससे पहले, तो भी जो है हो जाएगा। सो अब जो है क्या होता है कि बच्चे, देयर इज समथिंग कॉल्ड मिररिंग। मिररिंग में क्या है, बच्चा क्या है उसका एक हमें ऑनेस्ट मिरर बच्चे को दिखाना चाहिए कि भाई, ऑनेस्ट बोला है मैंने, कि उसकी कमियां भी हमको उसको दिखानी चाहिए कि ये तुम्हारे में कमी है, इसको ठीक करो। और उसका वो मिरर कौन होते हैं? उसके पेरेंट्स होते हैं। तो अगर उसके पेरेंट्स उसको सही मिरर नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ उसको जो है तारीफ किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है, तो उसको मिरर में गलत जो है इमेज दिखाई दे रही है ना, तो वो उस इमेज को सही मान लेगा और फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा। तो दिस इज ऑल्सो एन इशू। तो ये मैंने बता ही दिया है। अब जो, क्योंकि इनको जो है अपनी बचपन में जो है कमियां छुपानी होती है पेरेंट्स से प्यार पाने के लिए, तो फिर वो इनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आदत बन जाती है। तो ये क्या हो जाता है कि जो इनकी वीकनेस है वो स्प्लिट ऑफ हो जाती है, इनको ये लगता है ये इनके पर्सनैलिटी में है ही नहीं, इसको छुपाते रहते हैं ना हमेशा, तो दैट बिकम्स ए हिडन पार्ट ऑफ देयर सेल्फ। तो इसीलिए जो है ये दोनों एक्सट्रीम्स में स्विंग करते हैं। जब वो अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान में आता है तो एकदम से ग्रैंडियोसिटी वाला आता है, और वीकनेस वाला आता है तो हम इनसिक्योरिटी आ जाती है उनमें, है ना। एक हेल्दी इंसान को अपनी दोनों चीज़ों का पता होता है और बैलेंस भी होता है, क्योंकि वो उसको छुपा रहे होते हैं, इसलिए जब वो छुपी होती है तो ग्रैंडियोसिटी का होता है,
सुपीरियरिटी का होता है, और जब वो मजबूरी में कभी जब फेस करने पड़ जाती हैं या उनको डर होता है कि एक्सपोज होगा, तो फिर इंफीरियरिटी आ जाती है, पिटी की, सेल्फ पिटी की आ जाती है। सो इनमें जो है क्योंकि ये बेसिकली चाह तो दूसरों से अटेंशन एडमिरेशन चाहिए, चाह रहे होते हैं, सो इनके अंदर जो है एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होती है दूसरों के लिए, कि एडमिरेशन और एप्रिसिएशन तो दूसरों से मिलेगा ना। अगर कोई इंसान होगा ही नहीं तो कौन इनको एडमायर करेगा और कौन इनको अप्रिशिएट करेगा? तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस तो इनकी दूसरों पे है ही है, विच इज अनहेल्दी थिंग। ठीक है, हर एक को दूसरे से तारीफ चाहिए, एडमिरेशन चाहिए, वो नॉर्मल है, लेकिन ये इनकी जो है एक्सट्रीम टाइप की नीड जो है उसकी वजह से ये इनसिक्योर फील करेगा, कोई होगा नहीं तो कौन तारीफ करेगा मेरी। फिर अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इनकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग या थॉट प्रोसेस है उसकी वजह से भी ऐसा होता है, तो इसीलिए वन ऑफ द ट्रीटमेंट जो है इसका CBT भी होता है। ठीक है, और ये मैं बता ही चुका हूँ कि ऊपर से ये फसाड होता है सुपीरियरिटी, ग्रैंडियोसिटी के, अंदर से एम्प्टी फील कर रहे होते हैं। हाँ, एक और ये नई चीज़ है कि आज सोसाइटी में ये देखा जा रहा है कि जो ये डिसऑर्डर है ये बढ़ रहा है लार्ज स्केल सोसाइटी में। तो ये क्यों हो रहा है कि अब जो प्रेवलेंट कल्चर सोसाइटी में है वो शॉर्ट टर्म हेडोनिज्म है। शॉर्ट टर्म हेडोनिज्म का मतलब है इंक्रीजिंग प्लेजर एंड डिक्रीजिंग डिसप्लेजर या अवॉइडिंग डिसप्लेजर। सो शॉर्ट टर्म में एवरीबडी इज ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्लेजर एंड अवॉइड डिसप्लेजर। तो उसके लिए नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स चाहिए, दूसरों को एक्सप्लॉइट करो, मैनिपुलेट करो, डिसीव करो, सेल्फ इम्पोर्टेंस, ये सब करना। फिर कल्चर दूसरा जो है इंडिविजुअलिज्म का भी बढ़ रहा है। अब जो है हर एक आदमी सिर्फ अपने तक ही सोच रहा है, जब दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रहा तो एम्पैथी कहाँ से आएगी, जो कि नार्सिसिस्ट में होती नहीं है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला एम्पैथी नहीं होता, दूसरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचता है। सो ये इंडिविजुअलिज्म का जो कैरेक्टर, जो प्रेवलेंस है सोसाइटी में कल्चर, उसकी वजह से हो रहा है। फिर एक कॉम्पिटिटिवनेस भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गई है। कॉम्पिटिटिवनेस हेल्दी होना अच्छी बात है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, लेकिन वो कट थ्रोट कॉम्पिटिटिवनेस है ना, कि बस एट एनी कॉस्ट हमें जो है आगे आना है, दूसरे की चाहे टांग खींच के गिराना पड़े। सो ये कल्चर भी जो है नार्सिसिज्म को एनकरेज करता है। और चौथा चीज़ जो है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय सक्सेस। जो भी स्टैंडर्ड सक्सेस की सोसाइटी करती है, सक्सेस अच्छी बात है, पर हमेशा सक्सेस ही इम्पोर्टेंट नहीं होती। कई बार आपके इंटेंशंस क्या हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, आपकी जो है थॉट प्रोसेस क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, आपका जो है मेथड क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर खाली सक्सेस पे हम फोकस करेंगे तो बाकी चीज़ें तो, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज तो ख़त्म ही हो जाएंगी, इफ़ यू वांट ओनली सक्सेस। सो जो ये मैं बता ही चुका हूँ कि एक्सट्रीम चाइल्ड रेयरिंग है, उससे भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, एक्सट्रीम मतलब या तो बहुत प्रेज या बहुत हमेशा गलत खराब बोलना। तो नार्सिसिस्टिक जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को जो है टैलेंटेड देख के बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि उनकी खुद की जो है सेल्फ एस्टीम लो होती है ना, तो उससे जो है वो खुश हो रहे होते हैं। उनके बच्चे को फेलियर जो है हो तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पेशल रहें। तो नॉर्मली जो अर्ली एडल्टहुड है, मतलब 20 के बाद से टिल 40, इसके बीच में ये एविडेंट हो जाता है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो कुछ थ्योरिस्ट का ये भी कहना है कि नार्सिसिज्म जो है या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये बायो साइको सोशल मॉडल भी है। बायो साइको सोशल मतलब बायोलॉजिकल, यानी कि जीन्स में भी है। सोशल फैक्टर कैसे हो गए कि हाउ द पर्सन इंटरेक्ट्स इन अर्ली डेवलपमेंट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे उसको रखा गया है। साइकोलॉजिकल में उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, टेम्परामेंट कैसा है, एनवायरनमेंट में कैसे शेप किया है, उसके कोपिंग स्किल्स क्या है, हाउ दैट पर्सन डील्स विद स्ट्रेस। इन सब की कॉम्बिनेशन से बायोसाइकोसोशल से भी नार्सिसिज्म का एक्सप्लेनेशन होता है। सो नो सिंगल सर्कमस्टांस या फैक्टर हम नहीं कह सकते हैं कि
वो है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। मल्टीपल चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करी। अब ट्रीटमेंट की बात है, जो मैं बता चुका हूँ, दे रेयरली सीक आउट ट्रीटमेंट, आते ही नहीं है। दे आर ऑफन अनविलिंग टू एक्नॉलेज द डिसऑर्डर है, मानेंगे नहीं कि डिसऑर्डर है, दूसरों की गलती बताएंगे, लोग ऐसा करते हैं इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। सो प्राइमरीली इनका जो ट्रीटमेंट है दैट इज सेंटर्ड अराउंड साइकोथेरेपी। सो अगर इसको जो है डिप्रेशन एंजाइटी की कंडीशंस है तो मेडिकेशंस दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस। अगर वो नहीं है तो फिर साइकोथेरेपी मेन है। और क्योंकि ये दूसरों से रिलेट नहीं कर पा रहे होते हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इनके खराब ही होते हैं। सो प्राइमरीली इनको ये सिखा रहे होते हैं कि दूसरों से कैसे रिलेट किया जाए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव किया जाए। और जो थेरेपी का गोल क्या होता है कि ये बेटर सेल्फ एस्टीम डेवलप करे। वर्ड यूज किया है बेटर। सेल्फ एस्टीम तो इनकी जरूरत से ज़्यादा ऑलरेडी हाई होती है, तो वो भी गलत है ना। तो रियलिस्टिक है वो सेल्फ एस्टीम होनी चाहिए, और उसका रियलिस्टिक एक्सप्रेशन होना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ टाइप नहीं, रियलिस्टिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। सो इसमें जो है साइको एनालिसिस भी काम आती है, एडलेरियन थेरेपी भी आती है, रैशनल इमोटिव अप्रोच REBT जो है, जेस्टॉल थेरेपी है, ये सब इसमें यूज होती है। CBT में बता ही चुका हूँ, फैमिली थेरेपी में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बता ही चुका हूँ कि फैमिली को इनसे डील करना है, इसलिए फैमिली को सिखाना जरूरी है, प्लस फैमिली के ऊपर भी प्रेशर है इनका, तो फैमिली को भी ज़रूरत है हेल्प की। फिर ग्रुप थेरेपी इसमें बुक में ज़रूर लिखा हुआ है कि सिमिलर कंडीशन के लोगों में होती है, लेकिन नार्सिसिस्टिक में नहीं होती है। दिस इज माय व्यू। सो आई डोंट फील कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वालों का ग्रुप बना के यू विल बी एबल टू डू ग्रुप थेरेपी। सो दिस इज माय थिंग। देन शॉर्ट टर्म गोल साइकोथेरेपी के नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी में क्या होगा कि सब्सटेंस अब्यूज है, डिप्रेशन है, लो सेल्फ एस्टीम और शेम है, इसको एड्रेस करना, ये शॉर्ट टर्म गोल है। अगर ये शॉर्ट टर्म में ठीक हो गया तो आगे फिर और कुछ किया सकता है। तो इमीडिएट गोल ये होना चाहिए, अगर ये सब्सटेंस अब्यूजर हैं, डिप्रेशन है, या सेल्फ एस्टीम लो है, या शेम फील करते हैं, तो वो मेकअप कर दें। और एक और भी खास बात है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो है ना, इनको भी अटेंशन बहुत अच्छा लगता है, तो इनको थेरेपी में बड़ा मजा आ रहा होता है, क्योंकि वो 1 घंटा जो है अनडिवाइडेड अटेंशन जो है वो दे रहा होता है थेरेपिस्ट जो है। सो दैट दे एंजॉय। ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहे होते, बेसिकली अटेंशन से इनको मजा आ रहा होता है। सो ये भी है कि इनका टर्मिनेशन भी इजी नहीं होता है, क्योंकि इनको इंटरेस्ट है ना उस चीज़ में कि चलती रहे तो अच्छा है। और जो लॉन्ग टर्म आउटपुट जो है कि हम बात करें, वो क्या होगा कि प्रो सोशल बिहेवियर है, सोब्राइटी। प्रो सोशल बिहेवियर में क्या है कि बिना अपने किसी फायदे के किसी और के लिए कुछ करना, दैट इज प्रो सोशल, जीरो सेल्फ इंटरेस्ट। तो अगर वो आप इनसे करवा सको तो वो लॉन्ग टर्म गोल एस्टेब्लिश करना चाहिए। और सोब्राइटी मतलब वही जो सब्सटेंस अब्यूज वगैरह है वो हट जाए। सो अब जो है इनकी जो स्ट्रेंथ होती हैं उस पर अगर हम फोकस करके थेरेपी दें तो वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं रिकवरी में, है ना। जैसे सपोज कोई आदमी जो है लेटर से कि मेडिकल प्रोफेशन में है और वो अफोर्ड कर सकता है टाइम देना, तो उसको गरीबों के पास में भेजा जाए प्रो सोशल बिहेवियर के रूप में कि उनका ट्रीटमेंट करो। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है, मेडिकल नॉलेज। तो वहाँ पे जाएगा, जब वो फ्री में ट्रीटमेंट देगा तो लोगों का अटेंशन मिलेगा, विच ही विल लव। और ये प्रो सोशल बिहेवियर है तो लॉन्ग टर्म में ये फ़ायदा करेगा, पैसे तो मिलेंगे नहीं वहाँ पे। तो धीरे धीरे नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स जो इसके कम हो सकते हैं। तो क्या उसकी स्ट्रेंथ है वो देखना पड़ेगा, और उसकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके थेरेपी की जाती है तो रिकवरी प्रोसेस हो सकता है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो वही है जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर ओल्डर एडल्ट है तो भाई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो रहेगा ही, वी कांट डू एनीथिंग। लेकिन अगर यंगर है
तो भाई अभी एक्सपीरियंस से सीख जाएगा, वी कैन बी होपफुल, ये प्रोग्नोसिस है। तो अब जो है कुछ नार्सिसिस्टिक लोग जो है अपने मिड लाइफ ईयर्स में जो अप्रोच करते हैं, तो दे आर एबल टू कम टू टर्म्स विद रियलिटी कि भी हाँ, मैं आई एम नॉट ओमनीपोटेंट, आई कांट डू एनीथिंग, एंड एवरीबडी इज नॉट एंड सपोज टू डू वॉट एवर आई से, आई शुड नॉट हैव सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। ये सब इनको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कुछ को। लेकिन जो मोस्ट हैं उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होती। क्यों? एक तो यंगर जनरेशन आ जाती है तो इनको इम्पोर्टेंस मिलनी ख़त्म हो जाती है। तो सोसाइटी ऐसी है, कोई भी काम है वो यंगर जनरेशन का ही होता है मेन रोल, तो इनको इम्पोर्टेंस कम होती है, वही इनको चाहिए होती है, तो नहीं मिलती है तो उनका फिर ओल्ड एज में इनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, खासतौर से जहाँ यूथ ओरिएंटेड कल्चर हो। अगर ओल्ड ओरिएंटेड कल्चर है वहाँ पे तो नहीं होगा, और नहीं भी हो यूथ ओरिएंटेड कल्चर, ओल्ड एज में जो लुक्स हैं, वाइटैलिटी है, वो तो कम होगी। तो देखेंगे अदर पीपल आर गुड लुकिंग, हेल्दी, तो वो जो है इनको कष्ट देगी ये चीज़। सो अब इसके साथ में क्या होता है कि जो इनका बिहेवियर होता है उसकी वजह से इनके क्लोज नेटवर्क तो कोई होता नहीं फैमिली फ्रेंड्स का। सो इन द लेटर ईयर्स ऑफ देयर लाइफ दे आर लेफ्ट अलोन, तो वो तो प्रॉब्लम होगी। So with this I come to the end of the session. So should I stop the recording?